साथियों, मैं दिग्विजय आपका आपके चैनल जियो क्लासिक पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूपी स्पेशल की 8वीं कक्षा है, जिसमें पढ़ने जा रहे हैं वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। आपने थंबनेल देख लिया होगा, तो अब तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से वन्यजीव अभयारण्य। ठीक, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, उद्योग वगैरह सब कंप्लीट कर चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं आप प्लेलिस्ट में जाइए। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का राजनीतिक पूरा समझा है, उत्तर प्रदेश भौगोलिक समझा, उत्तर प्रदेश की जलवायु समझी, उत्तर प्रदेश के खनिज समझे, उत्तर प्रदेश के उद्योग धंधे, कंपनियां, औद्योगिक क्षेत्र, इतना सब कुछ पीछे पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वन्यजीव अभयारण्य। वन्यजीव जो आपके नेशनल पार्क होंगे, बायोस्फीयर रिजर्व होंगे, मतलब ये आपका जो पूरा वन वाला क्षेत्र होगा, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, है ना, देर किस बात की। वन्यजीव अभयारण्य के बारे में आपको सबसे पहले हम बता दें, वन्यजीव अभयारण्य किस लिए होता है। वन्य जीव मतलब क्या है, वन में जो जीव रहते हैं या वन के जीव। अभयारण्य, अभयारण्य मतलब होता है जंगल, यानी वन के जीवों का जंगल। कहने का मतलब आप देख रहे हैं वन के जीवों का जंगल, यानी उन्हीं के लिए संरक्षित कर दिया गया। क्यों ऐसा किया गया? आपने पहले भी पढ़ा होगा, इतिहास में पढ़ते हैं, बहुत पुरानी घटनाओं में पहले क्या होता था, कोई आ रहा बाघ को मारे दे रहा है, कोई चीते को मारे दे रहा है, कोई किधर से बाण मार रहा है। इस तरह की घटनाएं होती थी, जो हंटिंग होती थी, शिकार होते थे, जीव जंतुओं को मार दिया जाता था या उनका व्यापार किया जाता था, यानी उनका दुर्व्यापार होता था जीवों का। उनको मार करके उनकी खाल वगैरह बेच करके नाना प्रकार की चीजें की जाती थी। तब सरकार के दिमाग में यह बात आई कि इस प्रकार से अगर चलता रहा तो एक दिन ऐसा जल्दी ही आ जाएगा कि हमारे देश से वन्य जीव संपदा समाप्त हो जाएगी। लोग पेड़ काटते लिए जा रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग कितनी पेड़ों की कटाई हो रही है। इसकी वजह से हमारा पूरा जैवमंडल प्रभावित हो रहा है, पूरा वायुमंडल इससे डिफेक्टेड हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, हमें सांस लेने तक में समस्या आ जाती है। या आप स्मॉग देखते हैं, ये सब चीजें जो देखते हैं, प्रदूषण वगैरह देखते हैं, कितना पीपीटी रेट बढ़ जाता है पॉल्यूशन के टाइम। तो ये सब क्या है, ये सब वन्य जीव अभयारण्य में ही आता है। इसी की वजह से ही वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना की गई। इसके लिए कुछ सरकार ने कदम उठाए ताकि यह सब ना हो सके। तो आप अब मैं जो बोलने जा रहा हूं इसको लिखेंगे। वन्य जीवों के संरक्षण करने हेतु और उनका दुर्व्यापार रोकने के लिए भारत सरकार ने सर्वप्रथम 1972 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया। यह बात आपने लिख ली, ये आपको पीछे लिखा दिया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया। अब मैं यहाँ पे 2-3 फैक्ट आपको जोड़ना चाहूंगा। भारत में वन्य जीव जो होते हैं, इनके संरक्षण के लिए सबसे बड़ा बोर्ड कौन सा होता है, सबसे बड़ा वन संस्थान कौन सा है? तो आप लिख लीजिए, भारतीय वन्य जीव बोर्ड। मैं यहां पर लिख देता हूं, भारतीय वन्य जीव बोर्ड। यही है आपकी सर्वोच्च संस्था, सर्वोच्च संस्था कौन है? वन्य जीव बोर्ड। फिर सवाल आता है, सर हर संस्था का एक अध्यक्ष होता है, सर जी इसका अध्यक्ष कौन होगा? आपको बताता हूं, इसके अध्यक्ष लिख लीजिए, प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष प्रधानमंत्री। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। भारत में
वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सन 1942वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत इन जो हैं वन और वन्य जीव हैं इनको समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया। किस सूची में रखा गया मैं आपको बता देता हूं। जो है वन्य जीव अभ्यारण्य जो हैं तो वन एवं वन्य जीव आपसे पूछा जाए किस सूची का विषय है, कौन सी सूची में आता है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची किस संशोधन के तहत इसको रखा गया था वो भी आप लिख लीजिए। 42वां संवैधानिक संशोधन 42वां संवैधानिक संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप लिख लेंगे। संवैधानिक संशोधन 1976 इसमें के तहत जो है इसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया। समवर्ती सूची क्या होती है मैं पॉलिटी नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, है ना, आप सभी लोग जानते हैं, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों का ही अधिकार होता है, दोनों ही उस पर काम करते हैं, वही समवर्ती सूची होती है, आप जानते हैं, ठीक है। तो ये इसका हो गया कि सर्वोच्च संस्था वन्यजीव बोर्ड अध्यक्ष प्रधानमंत्री समवर्ती सूची 42nd जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। क्लियर, इतनी बातें तो उम्मीद होगा क्लियर हो जाएंगी। फिर अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि वन्य जीवों का दुर्व्यापार रोकने के लिए 1972 ईस्वी में क्या होता है कि जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हो जाता है, पारित हो गया। इसके बाद फिर कंटिन्यू करिए। तत्पश्चात 1983 ईस्वी में 1983 में क्या होता है राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना यानी नेशनल वाइल्ड लाइफ वर्क प्रोग्राम, नेशनल वाइल्ड लाइफ वर्क प्रोग्राम आप लिख सकते हैं। इसकी इंग्लिश जो है 1983 में स्टार्ट होती है। तो राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना के तहत सर जी क्या होगा, हमारे वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 3 क्षेत्रों का गठन किया गया, जो कि जिनमें हमारे वन और वन्य जीव संरक्षित रह सके। वो 3 कौन से क्षेत्र हैं मैं आपको बताता हूं। वो तीनों क्षेत्र आपके जो होंगे, पहला आप लिखेंगे जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, ये पहला हो गया। सेकंड आपका आ जाता है राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क। इसके बाद आपका थर्ड कौन सा आता है, थर्ड आता है आपका वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। बात समझ गए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं। ये 3 क्षेत्र जो है भारत सरकार भारतीय वन्य जीव बोर्ड ने आरक्षित कर दिए। ये 3 क्षेत्र बनाए गए। इसमें से अब क्या होगा कि वन्य जीवों का संरक्षण आरंभ हो जाएगा। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लिख लीजिए बायोस्फीयर रिजर्व। राष्ट्रीय पार्क को क्या बोलते हैं, नेशनल पार्क। वन्य जीव अभ्यारण्य, यही आज का अपना टॉपिक होगा अभी, नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, इतनी बातें हो गई। फिर आपके जहन में सवाल भी उठेगा, सर जी ये जो आपने बता दिए हैं, अच्छा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र सर जी होता क्या है? जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है, आप परिभाषा लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र और लिखिए वह क्षेत्र जहां पर वन एवं वन्य जीवों को ही नहीं
बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित रखा जाता है या किया जाता है, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहलाते हैं। बात समझ गए? फिर से सुन लीजिए, ऐसा कोई भी क्षेत्र जहां पर मतलब सिर्फ पेड़ पौधे और वन्य जीवों को ही संरक्षण न दिया जा रहा है, बल्कि वहां का पूरा जो क्षेत्र है, पूरा एटमॉस्फेयर वहां का जो है, पेड़ पौधे, घास फूस, लकड़ी और मनुष्य, वहां के जलीय जीव, वहां के जो है पंछी वंछी, सब कुछ, मतलब सारा पूरा जो है आपका पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, समझ रहे हैं, इसको पूरे को संरक्षण देना जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। यानी पूरा बायोस्फीयर यानी जैव मंडल पूरा, ठीक, जिसमें भूमि वगैरह सब कुछ आ जाती है, सबको संरक्षण दिया जाए, उसको जैव मंडलीय क्षेत्र कहते हैं। भारत का पहला जैव मंडलीय क्षेत्र कौन सा है, आपको पता है? नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र। पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो है नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र, आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। नीलगिरी पहाड़ी, आप जानते हैं दक्षिण भारत में पाई जाती है नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र। कहां पर है आपको पता होगा, पढ़ा चुके हैं सब कुछ, नहीं पढ़ा तो देखिए जाके। दूसरा कौन सा है, नंदा देवी। इस समय 3-4 हैं, आप बताएंगे। नंदा देवी आपका पता ही है, उत्तराखंड में है, बताने की जरूरत नहीं है। एक काम आपके लिए देते हैं, 2 मैंने बता दिए हैं और तीसरा वाला आप कमेंट करके बताइएगा। ढूंढेंगे आप, मुझे ही बताना पड़ेगा। तो वैसे आप बता सकते हैं, खैर मैं ही बता देता हूं। देखिए, आप जानते हैं पश्चिम बंगाल के इधर सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र है ना, तो ये भी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में आ जाता है। इसको भी सरकार ने ले लिया है, सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र। सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र जो है आपका, ये भी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में आता है। तो आप ये तीनों के लिए लिख देंगे, ये तीनों ही किसमें आते हैं, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में। इतनी बात क्लियर हो गई है आपको? ठीक, मैं इसको रफ कर देता हूं। अगला हेडिंग कर लिया जो है राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होते हैं, ऐसा स्थान जहां पर वन्य जीवों और वनस्पतियों को संरक्षित किया जाता है। सब लिखते जाइए, ऐसा स्थान जिसमें वन्य जीवों और वनस्पतियों को संरक्षित किया जाता है तथा उसमें किसी भी प्रकार के मानव हस्तक्षेप को प्रतिबंधित किया जाता है या प्रतिबंधित रखा जाता है, राष्ट्रीय पार्क कहलाता है। अर्थात आप समझ लीजिए, ये लिख चुके आप, ये परिभाषा थी। यानी आपका अगर मन है, आप जैसे जाते हैं, बाग जाते हैं, लकड़ी काट लाते हैं, लकड़ी तोड़ लाते हैं, आप इसी तरह वहां पे जाकर के उस पूरे राष्ट्रीय पार्क से आप कोई भी लकड़ी नहीं लेकर आ सकते हैं, घास फूस नहीं काट के ला सकते हो, कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते हो जो वहां पर प्रतिबंधित है। सिर्फ आप घूमने जा सकते हो राष्ट्रीय पार्क। जैसे दुधवा नेशनल पार्क है, आप सभी लोग जानते हैं, जाते हैं। अमनगढ़ राष्ट्रीय पार्क है, आप सभी लोग जानते हैं और जाते भी होंगे। नहीं गए हैं तो घूमिएगा, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत घूमने वाला क्षेत्र है, ठीक है। आप तीसरा आपका कौन सा है, पीलीभीत राष्ट्रीय पार्क। हालांकि अभी एक ही है दिखता है, लेकिन 2018 की जो आपकी रिपोर्ट आई है ना, उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट स्टैटिक्स रिपोर्ट 2018, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट हमारे कहा गया है कि हमारे यहाँ 3 मतलब हो चुके हैं, मतलब दुधवा के साथ साथ आपके जो है पीलीभीत राष्ट्रीय पार्क और आपका तीसरा कौन बताया अभी, अमनगढ़ राष्ट्रीय पार्क, ये 2 हो चुके हैं, या टाइगर रिजर्व कह सकते हैं, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक, ये सब चीजें। लेकिन आज परेशान मत होइए, टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय पार्क वाला मैं अगले वीडियो में कराऊंगा, घबराइए नहीं, तब बताऊंगा पूरी थ्योरी, पहले कौन सा बना, फिर उसके बाद कौन सा आया, हेली बना, कब बना, चूरू बना, है ना, ये सब चीजें बताएंगे। रुक जाइए, अभी आज का ही टॉपिक अभी नहीं स्टार्ट हुआ है, परेशान न होइए, अभी थ्योरी समझिए। राष्ट्रीय पार्क के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय पार्क
हमने बता दिया आपको। तो इस समय कौन सा है आपका? दुधवा नेशनल पार्क है, अभी बता दिया है। ठीक, तो आप राष्ट्रीय पार्क के बारे में इतना ही लिखिए। बाकी जो बताया है उसको अगर लिख चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, बाकी अगले वीडियो में और डिटेल से लिखाएंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य, तीसरी हेडिंग डाल दीजिए, ऐसा क्षेत्र जिसमें वन्य जीवों और वनस्पतियों को संरक्षित किया जाता है, परंतु इसमें मानव को इतना प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है कि वो लकड़ी नहीं काट सकते हैं। अर्थात मनुष्य या मानव आकर के इसमें लकड़ियां काट सकता है, घास फूस काट सकता है, मगर जीवों से हस्तक्षेप नहीं करेगा। अर्थात जो आपके जीव जंतु होंगे उनसे छेड़खानी नहीं करेगा। बात समझ गए? ठीक है, ये तो जीव जंतुओं के लिए हो गया, मतलब कि उनसे हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये तीनों ही जो क्षेत्र आते हैं, ये तीनों ही आपके किसमें आते हैं? स्वस्थानीय संरक्षण में भी आते हैं। ये तीनों जो मैंने बता दिए आपको, ये एक प्रकार का होता है स्वस्थानीय संरक्षण। संरक्षण जो है जैवमंडलीय क्षेत्र का संरक्षण दो प्रकार से होता है। एक स्वस्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय में क्या होता है? ऐसे जीव जंतुओं का संरक्षण जिनको उनके निवास स्थान पर ही संरक्षण दे दिया जाता है, वो स्वस्थानीय कहलाता है। अर्थात इनमें किसी को इधर उधर नहीं ले जाया जाता है। बात समझ रहे हैं? एक आता है बाह्य स्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण में कौन से आते हैं? बाह्य स्थानीय संरक्षण में वो आते हैं जिसमें जीव जंतुओं को ले जाया जाता है, यानी उनको मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। इसमें कौन से आ जाते हैं आपके? प्राणी उद्यान, बोटैनिकल गार्डन, चिड़ियाघर, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो आपने ये भी प्रकार समझ लिया। ये क्या था? एक्चुअली ये था आपका जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। आप यहां लिख लेंगे, जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाएगा, आप ऐसे भी बता सकते हैं, दो प्रकार का होता है, स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय संरक्षण। यानी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र में दो प्रकार से संरक्षण दिया जाता है। इतनी बात क्लियर है? उम्मीद है आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी। अब एक सवाल और, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मतलब जो है कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है, कितने क्या है? तो आप लिखेंगे कि फॉरेस्ट स्टैटिक रिपोर्ट, स्टैटिक रिपोर्ट 2018। इसके अकॉर्डिंग क्या है? इसके अकॉर्डिंग अपने यहां जो है एक क्या है? एक राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय पार्क। फिर इसके बाद दो चलो पहले वो लिख लेते हैं, 14 पक्षी विहार, फिर 11 वन्य जीव अभ्यारण्य, एंड आपका जो दो है वो है प्राणी उद्यान। तो आप ये देख पा रहे हैं, यानी आप लिख लीजिए रिपोर्ट के अनुसार क्या है? भारत में उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है, 2 प्राणी उद्यान है, 14 आपके वन पक्षी विहार हैं, 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है। बात समझ में आ गई? जिसमें से प्राणी उद्यान भी एक प्रकार का वन्य जीव अभ्यारण्य है, एक प्रकार का वन्य जीव अभ्यारण्य ही है, प्राणी उद्यान भी। ठीक, ये तो आप जानते ही हैं।
ये आपके स्वस्थानीय में आ जाते हैं, और प्राणी उद्यान बाह्य स्थानीय में आ गया। वन्य जीव अभ्यारण्य भी, इसमें क्या है, 2 ठो शामिल है इसमें, जैसे चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में भी संरक्षण दिया जाता है। अब चिड़ियाघर में 2 प्रकार का, दो मतलब लखनऊ उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं, एक आपका लखनऊ में है और दूसरा आप कानपुर में है, ये सभी को पता है, लखनऊ और कानपुर में। एक मजे की बात यह है कि एक तीसरा भी बन रहा है, अभी बन रहा है, हो सकता कंप्लीट हो गया हो, अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर, तीसरा यानी थर्ड जो है अशफाक उल्लाह खां, अशफाक उल्लाह खां जो है चिड़ियाघर जो है आपका कहाँ बनना है, मोदी जी योगी जी के शहर गोरखपुर, बाबा गोरखपुर में बन रहा है तीसरा अशफाक उल्लाह खां। तो आप जान लेंगे अगर ये जब बन जाएगा तो यूपी में 3 हो जाएंगे चिड़ियाघर। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका जो काम बचा है, बस 2 मिनट का काम बचा है, मैं आपको बता देता हूँ, इसको रफ कर दूं थोड़ा सा, ताकि कुछ अगर समझाना रहा तो मैं लिख दूंगा। चलिए बस देखिए, अब आप हेडिंग डाल लीजिए उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य। देखिए एक काम करना है, इसके लिए मेरी तरह से आप भी मैप बना लीजिएगा, आपको बहुत आसानी हो जाएगी, समझ रहे हैं, मैप बना लीजिएगा, आसानी हो जाएगी। और अभी जब मैं पढ़ा रहा हूं तब तक आप दीवार पे अपने जो मैप लगा है उस पर देखते जाइए, यूपी का मैप नहीं है तो फिर मेरा वीडियो पॉज करिए, पहले वीडियो देख के मैप बनाइए, ठीक, मैप बना लीजिए। मैप बनाने के बाद आप जो है फिर इसको लिखिएगा, आपको याद हो जाएगा, एक ही बार में याद हो जाएगा। जैसे मैं आपको स्टार्ट करता हूं, उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य, एक लाइन से लिखते जाइए, पहले एक तरफ लिख लीजिए, ठीक, फिर उसके बाद मैप में सारे अंकित कर देना जैसे मैंने अंकित किए हैं, है ना। आइए, भारत उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, चंद्रप्रभा, कहां है, चंदौली। ये मैं आपको दिखाता हूं, मैं कौन सा ले लेता हूं, ये मार्कर ले लेता हूं। देखिए चंद्रप्रभा कहां है, चंदौली में, हो गया। दूसरा आप लिखिए, दूसरा लिखिए आप किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, कहां पर है, लखीमपुर खीरी, ये रहा आपका दूसरा। तीसरा आपका कहां पर है, तो तीसरा आप देखेंगे, अरे वो कहां गया, तीसरा यहीं पे है, इसी के बगल में कतरनिया घाट कहां पर है, बहराइच में। तीसरा आपका ये रहा, बहराइच में है कतरनिया घाट, एरो पर विशेष ध्यान देंगे, ठीक। ये तो दुधवा नेशनल पार्क है, इसको अलग कर लीजिए अभी। दूसरा आपका किशनपुर, तीसरा आपका जो है कतरनिया घाट, चौथा कहां पर है, चौथा आपका प्रयागराज के बगल में चित्रकूट में है, कौन सा है आपका, रानीपुर, ये देखिए चित्रकूट में है रानीपुर। इसके बाद पांचवा है ललितपुर में कौन सा है, महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य। समझ में आ रही बात, पांचवा कहा, जल्दी बोलना है क्या, अच्छा चलिए आराम से। पांचवा ललितपुर में है वन्य जीव अभ्यारण्य, पांचवा कौन सा है, महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य ललितपुर, ठीक। इसके बाद छठे की बात कर लेते हैं। छठा अगर हम बात करते हैं तो आपका ये आ जाता है हस्तिनापुर जो है आपका काफी फैला हुआ है, तो मैं क्षेत्र बता देता हूं, सहारनपुर ऊपर देखोगे, इसके नीचे मुजफ्फरपुर, देखते रहिए मैप में, मुजफ्फरपुर के नीचे आप जब पहुंचोगे मेरठ के जब आप पश्चिम में चलोगे, तो क्या पड़ता है, मेरठ के पश्चिम में चलते हैं तो बागपत, है ना। और जब मुजफ्फरपुर के पश्चिम में चलते हो शामली, और इनके नीचे आते हो गाजियाबाद, ठीक। यहां पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्तमान में अभी जल्दी ही थोड़ा समय हुआ है, 1-1.5 साल पहले, जो है शामली को भी अब जो है एनसीआर का दर्जा मिल चुका है, अर्थात नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा मिल चुका है। अब इसका भी विकास काफी अच्छे से हो पाएगा जल्दी से। और शामली आपका सबसे छोटे क्षेत्रों में आता है, आपको पता है,
सब पढ़ाया है उत्तर प्रदेश राजनीतिक में। तो ये हमारा छठा नंबर का था, छठा नहीं सॉरी ये 7वां नंबर का था, मैंने एक बता दिया। छठे नंबर का आपका तो था वहां पे राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, आगरा, इटावा, औरैया, यहाँ पे फैला हुआ है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य आगरा, इटावा, औरैया में फैला हुआ है। 7वां हस्तिनापुर मैंने बता दिया। नंबर 8 की बात कर लेते हैं, तो नंबर 8 पे जो है आपका वो आ जाएगा पता नहीं कौन सा है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो उसके बाद आप इधर से चलते हैं तो ये देखेंगे महाराजगंज। महाराजगंज में एक पड़ता है सोहागी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य। ये महाराजगंज आप सभी लोग जानते हैं, नेपाल से सीमा लगाने वाला उत्तर प्रदेश का अंतिम जिला महाराजगंज, ठीक, यानी मतलब अंतिम क्या मतलब सबसे पूर्वी जिला नेपाल से सीमा लगाने वाला। इसके बाद एक और आपका पड़ता है जिसका नाम है सुलेहवा। सुलेहवा कहां पड़ता है? सुलेहवा बलरामपुर और श्रावस्ती की सीमा पर है। सुलेहवा ये रहा, बलरामपुर और श्रावस्ती आप ये देख रहे हैं, इसमें बलरामपुर, यहां श्रावस्ती बॉर्डर पर है सुलेहवा, ठीक। अगले की बात कर लेते हैं, एक और बच रहा है कछुआ। कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है? तो कछुए की अगर हम बात कर लेते हैं तो कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका ये बनारस में पड़ता है, वाराणसी में पड़ता है, आप ये देख पाए हैं। फिर अगला बात कर लेते हैं मिर्जापुर। मिर्जापुर में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? मिर्जापुर में एक पड़ता है आपका कैमूर। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य ये मिर्जापुर में पड़ता है, मिर्जापुर और सोनभद्र के बॉर्डर पर। बट सोनभद्र में 80% लगभग हिस्सा है इसका, मिर्जापुर में 10-20% है। ये आपके हो गए, ये कंप्लीट कर दिए हम लोगों ने। अब एक दो सवाल और सर, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? आप लिख लीजिएगा हस्तिनापुर, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। फिर सबसे छोटा कौन सा है? महावीर स्वामी ललितपुर, सबसे छोटा लिखा भी है, सबसे छोटा। और ललितपुर आप जानते हैं 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ, यूरेनियम के लिए सर्व प्रसिद्ध है, विश्व भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, यूपी में सबसे ज्यादा यूरेनियम यही पाया जाता है, भारत में भी, तो आप जानते हैं ये सब चीजें। ये है हमारा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये हम लोगों का आज का मतलब लेक्चर है, कंप्लीट हो चुका है ना। अब जो है आप लोगों का काम इतना है, इसको देख चुके होंगे, बढ़िया से नोट्स बना लीजिए और फिर भैया शेयर कर दीजिए कस के। अब देखिए आपके लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं। इधर फिजिक्स भी स्टार्ट कर दिए ताकि आप लोगों को कोई डिमांड अब बचे ना, ठीक। और फिजिक्स कितनी महत्वपूर्ण है आप सभी लोग जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं आप, ठीक है। और आपका ये तो चल ही रहा है यूपी स्पेशल, जल्द ही इसको कंप्लीट करा लेंगे। फिर उसके बाद भूगोल अपना कंटिन्यू और इतिहास, फिर किसी दिन भंडारा आने वाला है, परेशान मत होइए, ठीक, जरा सब्र रखिए। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।